IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं सारा देश 100 खबरें। जम्मू कश्मीर में आज पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होगा। बीजेपी से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ डॉक्टर निर्मल सिंह लेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले वो 2002 से 2005 तक राज्य की कमान संभाल रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार अपना काम संभालेगी। ये पहली बार है कि राज्य में बीजेपी सरकार का हिस्सा बन रही है। पीडीपी कोटे से 13 और बीजेपी कोटे से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मल्टीलेयर सुरक्षा कवर लगाया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने का फैसला कर सकता है। इसके अलावा सीपीएम के इकलौते विधायक यूसुफ तारिगामी भी शपथ ग्रहण समारोह से दूर रह सकते हैं। वहीं संघ ने अपने मुखपत्र ऑब्जर्वर में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए इसे एक ऐतिहासिक मौका बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लोकसभा में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में आयकर पर मिलने वाली छूट की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि वित्त मंत्री ने 1 करोड़ से अधिक की आय वाले व्यक्तियों, HUF, AOP, BOE, फर्मों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरण पर 2% सेस लगाने का प्रावधान किया है। बजट में सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। सर्विस टैक्स में की गई इस बढ़ोतरी से रोजमर्रा की कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर भार बढ़ जाएगा। केबल टीवी और वाईफाई के इस्तेमाल पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी। फल, सब्जियां और खाद्यान्न खराब होने को ध्यान में रखकर रेफ्रिजरेशन यूनिट को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। LCD और LED टीवी सस्ता हो गया है। चिड़ियाघर, नेशनल पार्क आदि का टिकट भी सस्ता हो गया है। डिजिटल स्टिल कैमरा भी सस्ते हो गए हैं। 1000 रुपए से अधिक के चमड़े के जूते चप्पल सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक अंतिम समय में उन्होंने हमारी बातों को समझा और शामिल किया, जबकि ऐसा करना मुश्किल होता है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आर्थिक सर्वे से उम्मीद जगी थी, लेकिन बजट में उसकी झलक ही नहीं दिखाई दी। मोदी सरकार का पहला बजट पेश होने के बाद ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं डीजल के दाम 3 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम आधी रात से लागू हो गए। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कानपुर के व्यापारियों ने कलेक्टरगंज इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। संसद में इस हफ्ते गुरुवार से 4 दिन की छुट्टी रहेगी। सदस्यों की गुजारिश पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने होली से 1 दिन पहले 5 मार्च की बैठक रद्द करने का फैसला किया है। होली शुक्रवार को है और चूंकि संसद की कार्यवाही आमतौर पर वीकेंड पर नहीं होती, इसलिए दोनों सदनों की अगली बैठक 9 मार्च यानी सोमवार को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह से मुलाकात कर मेट्रो की वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की, जिसका पार्टी नेताओं ने जोरदार शब्दों में विरोध किया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल इस बात को लेकर नाराज हैं कि पार्टी का एक गुट एक साथ उनके मुख्यमंत्री और संयोजक होने पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी में मतभेद दिखाई पड़ने लगा है। आम आदमी पार्टी में बड़ा कद रखने वाले योगेंद्र यादव के खिलाफ असंतोष की आवाज उठने लगी है। आम आदमी पार्टी के अंतरिम लोकपाल एडमिरल रामदास ने पत्र लिखकर पार्टी नेताओं को मिलकर चलने की नसीहत दी है। रामदास ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े।
आज से दिल्ली वालों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी और 400 यूनिट तक आधी दरों पर बिजली दी जाएगी। हालांकि जिन परिवारों में बिजली की खपत 401 यूनिट भी होगी तो उन्हें पूरा बिल भरना होगा। केजरीवाल सरकार का दावा है कि बिजली के बिलों में इस कमी से 36 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं मुफ्त पानी दिए जाने की घोषणा का 18 लाख परिवारों को फायदा होगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसएन सहाय को नियमित नियुक्ति होने तक दिल्ली सरकार का अंतरिम मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय और एसपीजी महानिदेशक को निर्देश जारी करने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के मौके पर राहुल गांधी के अचानक रहस्यमय तरीके से छुट्टी पर चले जाने को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के महासचिव अजय माकन को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस के महासचिव अजय माकन अब दिल्ली में पार्टी इकाई के प्रमुख होंगे। सूत्रों के मुताबिक फैसले के बारे में घोषणा 1-2 दिन में होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी पद से हटाने की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूद की नीलामी को सिर्फ डैमेज कंट्रोल के रूप में देखना चाहिए। राज के मुताबिक चौतरफा आलोचना के बाद सूद की नीलामी का फैसला लिया गया। राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुंबई में एक कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा कि मोदी का सूद गुजरात में ही क्यों नीलाम किया गया, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में क्यों नहीं। उधर ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया है। पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले मुकुल रॉय को पहले ही वर्किंग कमेटी से हटाया जा चुका है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद से हटाए जाने के बाद मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब 1997 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी तब ममता बनर्जी पार्टी की सदस्य भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का फैसला सही है या गलत ये सिर्फ भविष्य ही बताएगा। मुकुल रॉय के अतीत को कुरेदते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सिर्फ महासचिव के तौर पर काम शुरू किया था तो पार्टी 0 थी और इस वक्त पार्टी की राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 34 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को एक मामले में दोषी करार दिया गया। दादरी के तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत 4 लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले में 10 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। 13 सितंबर 1992 में गाजियाबाद में विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी गई थी। बगावती तेवरों के बाद जेडीयू से निष्कासित हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नई पार्टी का गठन किया है। मांझी की नई पार्टी का नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। जेडीयू ने मांझी को नई पार्टी के गठन पर शुभकामनाएं दी हैं। जीतन राम मांझी के नए मोर्चे को जनता दल यूनाइटेड ने शुभकामनाएं दी हैं। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नए मोर्चे के लिए उनकी शुभकामनाएं मांझी के साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में मौजूद बिहार निवास के शुद्धिकरण के लिए पवित्र गंगा जल से उसे धुलवाया था। मांझी प्रकरण में जीत के बाद जेडीयू अब चुनावी तैयारी में जुट गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए पटना के गांधी मैदान में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज से मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की चुनाव आयोग की मुहिम शुरू हो रही है। फर्जी मतदान से निजात पाने की चुनाव आयोग की कोशिश है। साथ ही प्रामाणिक डेटाबेस तैयार करने की एक मुहिम है। भारतीय चुनाव आयोग के पास उपलब्ध डेटा के मुताबिक भारत में 84 करोड़ मतदाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा का कहना है कि 676 जिलों में इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ड्राइव 15 अगस्त तक पूरा होने का प्रस्ताव है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। येचुरी के मुताबिक सरकार अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों की नहीं सोचती है। व्यापम घोटाले में घिरी शिवराज सरकार ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए उनके खिलाफ 12 साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। साल 1994 से 2003 के दौरान विधानसभा में 17 कर्मचारियों की गलत तरीके से नियुक्ति और प्रमोशन हुए। मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी समेत 19 लोग आरोपी हैं। इस कार्रवाई को हाल ही में व्यापम घोटाले पर दिग्विजय सिंह के शिवराज और उनके परिवार पर किए जा रहे हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि वो आगे भी व्यापम की लड़ाई जारी रखेगी। विदेश सचिव एस जयशंकर आज भूटान पहुंचेंगे। इसके बाद वो बांग्लादेश पहुंचेंगे। उनकी सार्क यात्रा का पहला चरण होगा। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा है कि किसी भी सांप्रदायिक तालमेल बिगाड़ने वाला बयान किसी को नहीं देना चाहिए। बता दें कि पार्सेकर का ये बयान तब आया जब विश्व हिंदू परिषद ने टिप्पणी की कि वो प्रयास करेंगे कि गोवा के ईसाइयों को हिंदू बनाया जाए।
बता दें, गोवा में विश्व हिंदू परिषद का गोल्डन जुबली समारोह चल रहा है, जहां वीएचपी के प्रवक्ता ने कहा कि हजारों की संख्या में हमारे भाइयों ने पुर्तगाली हमले के दौरान ईसाई धर्म अपनाया था। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आएं ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों की सभी मांगें मान ली, जिसके बाद डॉक्टरों ने 6 दिन से चलने वाली हड़ताल खत्म कर दी। दिल्ली में अचानक मौसम में बदलाव आया है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में भी बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले देश भर में बारिश और आंधी की आशंका जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। उधर हैदराबाद में शनिवार को चमत्कार देखने को मिला। एक 46 साल की महिला की जान बचाने के लिए बेंगलुरु से सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर धड़कता हुआ दिल लाकर उसे लगा दिया गया। ये दिल हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक युवक का था। स्वाइन फ्लू का कहर देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को स्वाइन फ्लू के कहर ने 36 और लोगों की जान ले ली, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1041 पहुंच चुका है। वहीं देश भर में स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों की संख्या 19,000 पहुंच गई है। राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहां स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या जहां 257 पहुंच चुकी है, वहीं से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 5,403 पहुंची है। जहां एक और लगातार सामने आ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों से राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्टेट लेवल टास्क फोर्स की शनिवार को हुई बैठक में प्रमुख शासन सचिव स्वाइन फ्लू मरीजों की कम होने की बात कह रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में शनिवार को स्वाइन फ्लू के 100 नए मरीज सामने आए। इसके बाद संख्या बढ़कर 2,891 पहुंच चुकी है। दिल्ली में अब तक इस बीमारी से 10 लोगों की मौत भी हुई है। राजस्थान के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। यहां स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब तक 256 हो चुकी है। वहीं 4,162 लोग स्वाइन फ्लू से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से जहां मरने वालों की संख्या 151 पहुंच चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 131 पहुंच चुका है। देश के बाकी हिस्सों में स्वाइन फ्लू के असर की बात करें तो कर्नाटक में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 42, हरियाणा में 21, आंध्र प्रदेश में 12, हिमाचल में 8, जम्मू कश्मीर और केरल में 7 लोगों की स्वाइन फ्लू से मरने की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर पर चिंता जताई। उन्होंने माना कि देश में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए लैब की कमी है, जिसके चलते स्वाइन फ्लू के मामले समय पर पता नहीं चल पाते। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्दी ही इससे निपटने के इंतजाम किए जाएं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डॉक्टरों का आरोप है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है। उनकी मांग है कि ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ के वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्वाइन फ्लू से न सिर्फ आम लोग बल्कि अब बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। राजकोट के गोंडल शहर में फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के लिए आई बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। सोनम कपूर देर रात राजकोट से अहमदाबाद गईं, फिर सुबह लगभग 4 बजे अहमदाबाद से चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हुई। अब वो मुंबई पहुंच गई हैं। उनका इलाज अब दिल्ली में होगा। वहीं एहतियात के तौर पर सलमान खान का भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आपको बता दें कि जिस फिल्म में सोनम काम कर रही हैं उसी फिल्म के हीरो सलमान खान हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को 31 समूहों के 61 शराब दुकानों का आवंटन हुआ। इस आवंटन में सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में फॉर्म भरे थे, जिसके बाद 5 समूहों पर महिलाओं ने कब्जा जमा लिया। दिल्ली सरकार ने अब तक 19,864 आवेदकों ने लाइसेंस के लिए पंजीकरण कराया है। आवेदन देने वालों में 15,842 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पर्यावरणविद आर के पचौरी ने प्रधानमंत्री मोदी की जलवायु परिवर्तन परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी दी। इससे पहले पचौरी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल से इस्तीफा दे दिया था। पीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन परिषद से पचौरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान परिषद के गठन के साथ ही पचौरी इनके सदस्य बनाए गए थे। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दोबारा इस परिषद में नामित किया था। हाल ही में दिल्ली की ऊर्जा और शोध संस्थान टेरी में काम कर चुकी एक महिला कर्मचारी ने पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि पचौरी ने इन आरोपों को गलत बताया। आरोपों के बाद से पचौरी टेरी प्रमुख के पद से छुट्टी पर चल रहे हैं। बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के बाद शनिवार को नंदगांव की अनूठी लठमार होली खेली गई। नंदगांव में आकाश में उड़ते अबीर गुलाल और बरसते रंग ने पूरे माहौल को ढक लिया। पटनी टॉप में विंटर कार्निवाल का जमकर लुत्फ उठा रहे सैलानी कार्निवाल में पहुंचे लोगों ने स्कीइंग का लुत्फ भी उठाया।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में डेयरी बूथ लगाने के लिए एनओसी नहीं देने से परेशान आकर एक युवक ने शुक्रवार को जहर खा लिया। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। जम्मू के पुंछ में नकली नोटों और ड्रग्स के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने 1 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। पुलिस को इस इलाके में लंबे समय से नकली नोटों का धंधा करने वाले गिरोह की तलाश थी। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर दिल्ली से लखनऊ जा रही गोमती एक्सप्रेस में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन के कानपुर पहुंचने पर मृतक युवक का शव जीआरपी ने उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रेन में सवार चश्मदीदों के अनुसार मृतक युवक ने इटावा से कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, जिसके पीने के बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम थापा बताया जाता है। वो नेपाल का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के घर पर छापा मारा। छापे में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई। साथ ही 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में अवैध खनन को रोकने गई पुलिस टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। दर्जनों की संख्या में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वालों को चोटें भी आईं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक 8 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना के बाद मासूम बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई, जिसे जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी बनाई गई हैं। बताया जाता है कि बच्ची और आरोपी युवक एक शादी समारोह में आए थे। उत्तराखंड के विकासनगर में एक युवक ने 11 साल के बालक के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। आरोपी युवक बालक को बहला फुसलाकर चाय बागान ले गया, जहां बालक के शोर मचाने पर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 19 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ये युवक एक शादी में शामिल होने जा रहा था कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे उठा लिया और उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के पालम थाने में स्थित नगर कॉलोनी की एक बिल्डिंग में शनिवार सुबह आग लग जाने के कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस आग में 7 लोग घायल हो गए। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा का पंजीकरण आज से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार यात्रा के पंजीकरण चुनिंदा बैंक शाखाओं के जरिए आज से शुरू हो जाएगा। ये यात्रा 2 जुलाई 2015 से बालटाल और पहलगाम से शुरू होगी और 29 अगस्त को खत्म होगी। यूटीवी के सीईओ और फिल्म निर्माता रॉनी स्क्रूवाला की किताब के विमोचन के मौके पर रणबीर कपूर पहुंचे। रणबीर ने इस दौरान न सिर्फ अपनी शादी के बारे में बात की, बल्कि अपनी आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बारे में भी बातें। नवंबर 2014 में आई सचिन की किताब प्लेइंग इट माय वे ने जहां कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, वहीं अब ये किताब हिंदी पाठकों को भी उतना ही लुभाएगी। जल्दी सचिन की किताब हिंदी में मेरी आत्मकथा के नाम से बाजार में बिकेगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करते हुए सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद निगरानी के शब्दों की लिस्ट को खारिज कर दिया है। राज्यवर्धन राठौड़ ने आश्वासन दिया है कि वो हर 3 महीने में फिल्म इंडस्ट्री से मुलाकात करेंगे। निर्देशक संजय गुप्ता 2015 में एक के बाद एक फिल्म डायरेक्ट करने में मसरूफ रहेंगे। गुप्ता पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और इरफान खान की जज्बा की शूटिंग पूरी करेंगे। इसके बाद वो मुंबई सागा नाम की फिल्म में व्यस्त हो जाएंगे। अक्षय कुमार अब मसाला फिल्मों के साथ साथ आर्ट और बायोपिक फिल्में भी करेंगे। बेबी की सफलता के बाद अक्षय ने यह फैसला लिया है। अक्षय की अगली फिल्म एयरलिफ्ट है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कमल हसन की बेटी श्रुति हसन अब अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर में गाना गाएंगी। ये गाना उन पर ही फिल्माया जाएगा। गौरतलब है कि श्रुति ने पहले भी शमिताभ और तेवर फिल्म में गाने गाए थे। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा इन दिनों मुंबई के पास 3 स्टोरीज नाम की एक इंडो अमेरिकन फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म को अर्जुन मुखर्जी नाम के निर्देशक डायरेक्ट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की शाहरुख खान स्टारर फिल्म में विनोद खन्ना शाहरुख के पिता का किरदार निभाएंगे। इससे पहले विनोद खन्ना दबंग में सलमान खान के पिता का किरदार निभा चुके हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म में कबीर बेदी भी काजोल के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं। और यहां इस बुलेटिन